Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 8th of May 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं इनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं. इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की. आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. इसके अलावा हमारे एट प्रेजेंट यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. और जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारी पेड क्लासेस अवेलेबल है. तो पेड कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा. इसके अलावा एक हमारा स्टडी ग्रुप भी यहां पर मौजूद है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. देखिए, स्टडी ग्रुप के अंदर यहां पर काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस ग्रुप के अंदर हैं. और डेली बेसिस पर वेरियस क्वेश्चंस जो है वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, अपने डाउट्स को आपस में डिस्कस करते हैं. तो एक अच्छा खासा स्टडी माहौल जो है वो आप लोग को यहां पर मिल जाता है, एक स्टडी ग्रुप टाइप का माहौल. तो आप इस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. आईएएस पीसीएस ज्ञान नाम का ये ग्रुप है. और अगर आपको मुझसे कोई डाउट पूछना है इस ग्रुप के अंदर तो अपना डाउट जो है वो ग्रुप में लिखिएगा और @study4civilservices_कमलाक्ष लिख दीजिएगा, तो आपका डाउट जो है वो मुझ तक पहुंच जाएगा. तो चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं. सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे. सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से. यहां पर बात हो रही है बिष्णु सेंद्रा पर्व के बारे में. तो आपसे डायरेक्टली इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है बिष्णु सेंद्रा पर्व क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक एनुअल हंटिंग फेस्टिवल है, एक वार्षिक शिकार उत्सव है जो कि आदिवासी जो है झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के, तो वो इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं हर साल. और इस बार लॉकडाउन के चलते इन्होंने इस फेस्टिवल को नहीं मनाया और उसके चलते एक भी जानवर की मौत नहीं हुई है, हत्या नहीं हुई, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है इसमें जानवरों का शिकार किया जाता था. बट अब इस बार एक भी जानवरों का शिकार नहीं हुआ है. तो ये डायरेक्टली वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड. तो ये वाली चीज बस इतनी सी आपको ध्यान में रखनी है, इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान में रखिएगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करिए कि आप इस प्रकार की कुछ चीजें होती है ना, अचीवमेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है कि कोरोना वायरस से क्या नुकसान हुआ है और क्या फायदा हुआ है, तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे रिलेटेड नोट्स भी बनाते चलिए मेंस पर्सपेक्टिव से स्पेशली. क्योंकि अगर आप इस प्रकार के फेस्टिवल्स का एग्जांपल लिख देंगे मेंस में तो जो भी एग्जामिनर है वो काफी खुश हो जाएंगे आपके नॉलेज को देखकर. तो ये एक फैक्चुअल चीजें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट रहती है जैसे कि आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, क्योंकि हमें पता ही है कि कोरोना वायरस का जो इशू है वो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है मेंस में. ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, क्योंकि कोरोना वायरस ने माना नुकसान किया, ह्यूमन हेल्थ को लेकर नुकसान किया, इकोनॉमी को लेकर नुकसान किया, बट कोरोना वायरस के आने से एनवायरमेंट काफी हेल्दी हुआ. यहाँ पे आज की डेट में आप सुनते होंगे कि पहले के समय पे ज्यादातर हम लोग को चिड़ियों की आवाज नहीं सुनाई देती थी, बट आज की डेट में चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है. गंगा के अंदर हम लोग को डॉल्फिन्स दोबारा से देखने को मिल रही है. एनवायरमेंट काफी ज्यादा हेल्दी हो गया है, राइट, पोल्यूशन लेवल काफी कम हो गया. तो ये सब अचीवमेंट्स आपको जो है वो मेंशन करने हैं. और इस पर आप ये भी चीज मेंशन कर सकते हो कि जानवरों को मारा नहीं गया. एक फेस्टिवल, एक परंपरा के तहत जानवरों को मारा जाता था बट उनको नहीं मारा गया. तो ये इस प्रकार की चीजें आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पुलिट्जर प्राइज का क्वेश्चन. अब पुलिट्जर प्राइज से रिलेटेड जो बन सकता है उसके बारे में बात करेंगे, तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो 1917 में पुलिट्जर प्राइज जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था. ये प्राइज उन इंडिविजुअल को दिया जाता है जो लोग मैगजीन, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन जर्नलिज्म, म्यूजिकल कंपोजिशन और लिटरेचर जैसी फील्ड के अंदर अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है. और पुलिट्जर प्राइज जो है ये 21 कैटेगरी में बेसिकली दिया जाता है हर साल. और ये कहा जाता है कि जोसेफ पुलिट्जर जी के नाम पर रखा गया था ये प्राइस. और साथ ही साथ जो विनर होते हैं यानी कि जो विजेता होते हैं इस प्राइस के, तो उनको कैश अवार्ड और सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है. और जिन भी इंडिविजुअल को सम्मानित किया जाता है पब्लिक सर्विस कैटेगरी के अंदर,
तो उनको एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। तो यहां पर ये बस याद रखिएगा, गोल्ड मेडल पब्लिक सर्विस कैटेगरी में दिया जाता है, बाकी जो दूसरी कैटेगरीज है उनमें कैश, अवार्ड और सर्टिफिकेट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, बस ये बेसिक फैक्ट याद रखो, इससे ज्यादा और याद रखने की जरूरत नहीं है। और न्यूज में ये टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि 3 फोटो जर्नलिस्ट, इनको फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलिट्जर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। ये तीनों जो फोटो जर्नलिस्ट हैं ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इनके नाम यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, तो ये 3 लोग हैं जिनको पुलिट्जर प्राइज जो है वो भी मिला है 2020 का। तो ये चीज बस आपको जनरली पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। अब पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, यहां पर बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में। झारखंड ने कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जारी करी हैं जिसके तहत रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सके, यानी कि वेज एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको पैसा मिल सके। और ये स्कीम के अंदर जो वर्कर्स होंगे ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। और ये 3 स्कीम्स के नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना। ये 3 स्कीम्स है। आपसे डायरेक्टली वेरियस स्टेट सिविल सर्विस में और यूपीएससी में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जैसे कि बिरसा हरित ग्राम योजना किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ये चीज आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो गाइस, यहां पर हरित की बात हो रही है, तो हरित से ही हम लोग को एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है, पता लग रहा है कि यार ये ग्रीनरी से रिलेटेड स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यस, ये एक एफॉरेस्टेशन स्कीम जो है वो बताई जा रही है, एफॉरेस्टेशन स्कीम। ठीक है, वनीकरण कार्यक्रम ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहां पर प्लांट्स लगाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि लगभग 5 लाख फैमिलीज को 100 फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, यानी 100 मतलब फल देने वाले पौधे जो है वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे 5 लाख फैमिलीज के आसपास को। और यहां पर सरकार ने 2 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन जो है, जो कि सरकार यूज नहीं कर रही है, अनयूज्ड लैंड जो है, जो कि बंजर जमीन है, उसको प्रोवाइड किया हुआ है, फैलो लैंड को प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके तहत वहां पर एफॉरेस्टेशन किया जाएगा यहाँ के लोगों के द्वारा। यानी कि लोग बाग जो है उनको एक तो प्लांट्स लगाने के लिए पैसे मिलेंगे और दूसरी चीज हम लोग को झारखंड के अंदर ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छा ये इनिशिएटिव झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग को देखने को मिल रहा है। दूसरी जो है वो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, नाम से समझ में आ रहा है जल समृद्धि। अभी मानसून आने वाला है तो मानसून के तहत बारिश हम लोग को देखने को मिलेगी। तो बारिश में यहां पर ऐसी यूनिट्स बनाई जाएंगी, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे जहां पर पानी स्टोर हो सके, राइट। तो ये वाटर स्टोरेज के लिए बेसिकली ये स्कीम जो है वो लाई गई है, जहां पर जो वर्कर्स हैं ये वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और यहां पर झारखंड स्टेट के अंदर वाटर को स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम, तो ये जो स्कीम है, ये योजना जो है गाइस, यहां पर स्पोर्ट्स को बूस्ट करने की यहां पर बात की जा रही है। यहां पर फोकस किया गया है कि रूरल एरियाज के अंदर, गांव क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी, मैदान वगैरह बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स में जो भी चीजों की आवश्यकता होती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है, वो सभी चीज जो है वो यहां पर बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। किनके द्वारा? रूरल एरियाज के वर्कर्स के द्वारा, राइट। मनरेगा स्कीम में जो भी लोग एनरोल्ड हैं तो वो जो है वो यहां पर बनाएंगे चीजें वेरियस। तो ये काफी बेहतरीन स्कीम जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की झारखंड स्टेट की हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, आपको याद है, पूरी बातें क्लियर है, सिर्फ इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का। तो फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है ओसीआई से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन को मेरे एक्सप्लेन करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर फटाक से बताइए। तो देखो गाइस, ओसीआई क्या है, ओसीआई कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत ओसीआई इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिलता है कि ये एक इमिग्रेशन स्टेटस हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि फॉरेन सिटीजन जो है इंडियन ओरिजिन के, उनको परमिट देता है कि वो इंडिया के अंदर इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, यानी कि जब तक वो चाहे तब तक यहां पर रह सकते हैं और यहां पर काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन के फॉरेन सिटीजन को परमिशन देता है कि वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए इंडिया के अंदर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये होता है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये एक इमिग्रेशन स्टेटस हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सस्पेंड कर दिया है कि अभी किसी के भी ओसीआई जो है वो अलॉट नहीं किए जाएंगे, उनको ओसीआई वीजा फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, राइट। तब तक नहीं की जाएगी जब तक इंटरनेशनल जो मतलब ट्रैवलिंग जो है वो शुरू नहीं हो जाती, यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल जो है वो जब तक शुरू नहीं हो जाता तब तक ये बैन जो है वो लगा रहेगा। हालांकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग के ध्यान में रखने की नहीं, ये चीज नहीं आएगी। मेनली जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी जिसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दरबार मूव की बात हो रही है, दरबार चाल की बात हो रही है।
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, दरबार चाल क्या है? तो याद रखना 148 ईयर्स ओल्ड प्रैक्टिस, 148 साल पुरानी एक प्रैक्टिस है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम लोग को ये देखने को मिली थी, जहां पर कहा जाता है कि कैपिटल जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो शिफ्ट करवाई जाती थी। एक टाइम पे कैपिटल श्रीनगर पे होती थी और दूसरी टाइम पे जम्मू में कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती थी। तो देखो होता कैसे था ये पूरी चीज और कब से ये शुरू हुई थी, तो इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। तो लेट 19th सेंचुरी से ये प्रथा जो है वो शुरू की गई थी रणबीर सिंह जी के द्वारा। ये महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्री में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ये क्या करते थे गाइस कि ये सर्दियों के समय पे जम्मू में जाकर सेटल हो जाते थे। अब ये सर्दियों के समय पे श्रीनगर को छोड़कर जम्मू में क्यों जाते थे, तो इसके पीछे आपको कुछ याद नहीं रखना है, लॉजिकल जो है वो आपको चीजें देखनी है, अपने लॉजिक लगाने, क्योंकि आप जानते हो कि ये ऊपर हायर एल्टीट्यूड का एरिया है। यहां पर सर्दियों पे जो सर्दियां बिताना यहां पर काफी डिफिकल्ट होता है, सर्दियों में रहना यहां पर काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल जो है वो श्रीनगर से शिफ्ट करके नीचे जम्मू में जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती थी, राइट। तो ये चीज बस आप लोग को एक थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब देखो इसमें जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है या समर कैपिटल है, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर रखनी है। जैसे कि श्रीनगर समर कैपिटल है, इसमें आप ट्रिक ध्यान में रखो, श्रीनगर चालू होती है एस से, समर भी चालू होता है एस से। तो अगर श्रीनगर समर कैपिटल है तो जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। कई बार जो है वो लोग इस प्रकार का मैप वगैरह याद नहीं रख पाते कि श्रीनगर ऊपर है या जम्मू ऊपर है, राइट। कई बार हो जाता है लोगों में, राइट, हड़बड़ी में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, मेन टाइम पे याद नहीं आता है। तो इसलिए आप ये लेटर बस याद रखना, तो आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये राजा जो है वो उस समय किया करते थे, बट उसके बाद जब सरकार आई तो सरकार ने भी यही चीज करना शुरू करी थी, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर है। अब वो राजा भी ह्यूमन है भाई, और सरकार भी जो है वो ह्यूमन ही लोग चला रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि सर्दियों के समय पे तो नीचे तो जाना ही जाना है, राइट। तो मतलब एक्सट्रीम वेदर के चलते तो गवर्नमेंट भी इसी प्रकार से फंक्शन करती आ रही थी अभी तक, और अभी भी हालांकि करती आ रही है। बट अभी अभी रिसेंट पास्ट में इसको लेकर चर्चाएं चल रही है और काफी इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी चल रहा है। किस चीज को लेकर क्रिटिसिज्म चल रहा है? स्पेशली पैसों को लेकर। कहा जाता है कि जब कैपिटल जब शिफ्ट होती है तो कैपिटल शिफ्ट होने में ऑब्वियस ही बात है कि सरकार की हर एक चीज, जैसे कि फर्नीचर्स हो गए ऑफिस के, ऑफिस की फाइल्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, और भी दूसरे रिकॉर्ड्स वगैरह हो गए, तो ये बार बार इन सब चीजों को शिफ्ट करने में पैसे की बर्बादी होती थी। दूसरी बात, टाइम बर्बाद होता है। तीसरी बात, अगर इस मतलब ट्रक वगैरह डॉक्यूमेंट फाइल्स को लेकर जा रहा है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर जा रहा है, तो उस बीच अगर लुटेरे आ गए, ट्रक को गिरा दिया, जला दिया, तब एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो हो सकता है। तो ये बड़े बड़े कुछ कारण थे जिसके चलते अभी जो है वो विचार किया जा रहा है कि यार जो कैपिटल जो शिफ्ट होती है उसको शिफ्ट ना किया जाए, एक जगह परमानेंट कैपिटल जो है वो रख दिया जाए। और इसी को लेकर न्यूज में ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला था, पूरा ओवरऑल मामला हम लोग को देखने को मिला था, जहां पर अभी बताया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो हाईकोर्ट है उन्होंने कहा है सेंटर को और यूनियन टेरिटरी को कि जल्दी से जल्दी जो है वो विचार कर लें और फाइनली बता दें कि उनको इस दरबार मूव को जो है वो फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो ये चीज जो है वो यहां पर देखने को मिली हुई है। तो ये बस आपको एक इन जनरल जो है वो डिटेल इसके बारे में थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। एक मिनट, ये स्लाइड जो है वो पता नहीं क्यों अटक रही है थोड़ी। हाँ बस ये देखो ये आ गई। तो देखो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने ये चीज बोली हुई, मैंने भी आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी, बता दी कि अभी ये बोल रहे हैं कि फैसला जल्दी से जल्दी लो कि इनको इस दरबार मूव को जो है वो कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। बट अभी के लिए बस आपको सिंपल दरबार मूव क्या होता है इसके बारे में इन जनरल जो है वो जानकारी होना जरूरी है, जो मैंने अभी आपको बता दी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रणबीर सिंह थोड़ा सा याद रखना, लेट 19th सेंचुरी याद रखना, और समर कैपिटल विंटर कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया है। और कब ये शिफ्ट होती है तो ये भी थोड़ा सा देख लो एक बार आप, कि श्रीनगर को ये छोड़कर जाते हैं अक्टूबर तक, यानी कि लेट अक्टूबर में श्रीनगर ये छोड़ने लगते हैं और फर्स्ट वीक नवंबर में ये जम्मू में जाकर सेटल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि नवंबर का समय जो है यहाँ पर सर्दियां आना शुरू हो जाती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस समय तक जो है वो कैपिटल शिफ्ट हो जाती है। तो ये सर्दी वाला लॉजिक बस अपने दिमाग में रखना, तो आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी और क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के एसोसिएशन के साथ जो है इस कैंपेन को, इस अभियान को जो है वो शुरू किया है। अब ये अभियान जो है गाइस, ये किससे रिलेटेड है? दादा दादी और नाना नानी से रिलेटेड। नाम से समझ में आ रहा है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है ये। और अभी चल रहा है कोरोना वायरस, और हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन काफी प्रोन है कोरोना वायरस से, यानी ये वल्नरेबल हैं, इनको जल्दी जल्दी कोरोना वायरस हो सकता है और इनकी मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो कहा गया कि सीनियर सिटीजन को हर एक फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा सके, हेल्थ से रिलेटेड भी, और यदि उनको कोई और दूसरी फैसिलिटी चाहिए, नहीं उनको घर में राशनिंग वगैरह चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो हर एक तरीके से सीनियर सिटीजन की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए इस अभियान को जो है वो शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो ये बस आपको चीज याद रखनी है। और कहा जा रहा है कि 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है एट प्रेजेंट,
आसाम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर ये कैंपेन जो है वो शुरू किया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन्स को इससे फायदा होगा। यानी कि ये कैंपेन जो है वो 2.9 मिलियन, यानी कि मान के चलो 29 लाख सीनियर सिटीजन्स तक ये पहुंचेगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब गाइस बात करेंगे इस न्यूज में एक रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट का नाम है। क्वेश्चन बनेगा कि लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो यूनिसेफ आपको याद रखना है। और जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर यूनिसेफ का फुल फॉर्म लिखकर बताइए, देखते हैं किसको पता है इसका फुल फॉर्म। तो देखिए यूनिसेफ की जो ये रिपोर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इस रिपोर्ट में आप क्या कीजिए, अभी सिर्फ सुनिए, इसमें आप कोई नोट्स वगैरह भी तुरंत बनाना मत शुरू कीजिएगा। वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मैं भी आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। तो देखिए पहले रिपोर्ट जान लीजिए। तो बताया जा रहा है कि 33 मिलियन नए डिस्प्लेसमेंट के केसेस 2019 में रिकॉर्ड किए गए। 33 मिलियन न्यू डिस्प्लेसमेंट केसेस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर एक व्यक्ति अपने रहने वाली जगह को छोड़कर कहीं और दूसरी जगह जाकर सेटल होता है तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यहां पर बताया गया कि 25 मिलियन जो लोग हैं 33 मिलियन में से, ये नेचुरल डिजास्टर के कारण डिस्प्लेस करना पड़ा इनको। क्योंकि देखो आप जानते हो कि पिछले साल नेचुरल डिजास्टर ने काफी बुरी स्थिति जो है वो कर दी थी, राइट। जैसे कि हम लोग अगर इंडिया का ही सिर्फ एग्जांपल लें तो उसमें हम लोग को कर्नाटका, बिहार जैसी स्टेट देखने को मिली थी जहां पर फ्लड हुआ था बुरी तरह से, राइट। तो ऐसी चीजें हम लोगों ने जो रिकॉर्ड करी है इंडिया के अंदर ही, और इसके अलावा ओडिशा के अंदर जैसे आपने देखा साइक्लोन आया था, बहुत बुरी हालत जो है वो हो गई थी, राइट। तो ऐसी चीजें जब इंडिया के अंदर 2019 में हुई हैं, और ऐसी ही सेम चीज वर्ल्ड लेवल पर भी हम लोग को देखने को मिली है। तो नेचुरल डिजास्टर का प्रकोप काफी बुरा जो है वो वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिला है। तो 25 मिलियन लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं वो नेचुरल डिजास्टर के कारण हुए हैं, और 8.5 मिलियन लोग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के चलते डिस्प्लेस उनको करना पड़ा। यानी कि किसी दंगे के चलते, कॉन्फ्लिक्ट के चलते उनको अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाकर सेटल होना पड़ा। इसके अलावा बात करेंगे इसकी 12 मिलियन नए जो डिस्प्लेसमेंट के केसेस वो हम लोग को बच्चों के देखने को मिले थे। यानी कि जो 33 मिलियन है इनमें से मान के चल लो आप कुछ नहीं तो 12 मिलियन जो थे वो बच्चे थे, छोटे बच्चे, राइट, 2019 के अंदर। और इन बच्चों में से 3.8 मिलियन जो बच्चे हैं उनको वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट के चलते डिस्प्लेस करना पड़ा, और 8.2 मिलियन बच्चे जो हैं उनको डिजास्टर के चलते डिस्प्लेस करना पड़ा, राइट। यानी कि अपनी जगह को छोड़कर कहीं और जाकर सेटल होना पड़ा। अब नेचुरल डिजास्टर का प्रकोप मैंने आपको बताया काफी बुरा हम लोग को देखने को मिला है, राइट। और कहा गया है कि वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट से कई ज्यादा नेचुरल डिजास्टर का प्रकोप हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस रिकॉर्ड, इस आंकड़ों से ही जो है वो क्लियर हो रही है पिक्चर हम लोग को कि 8.5 मिलियन और कहा 25 मिलियन। तो आप देख सकते हो कि 25 मिलियन नेचुरल डिजास्टर में और 8.5 मिलियन कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस में। तो अलग ही फिगर देखकर यहां पर चीजें क्लियर हो रही है कि नेचुरल डिजास्टर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस के चलते काफी ज्यादा है। लगभग 10 मिलियन नए डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन से। यानी कि ईस्ट एशिया और पैसिफिक जो रीजन है यहां पर लगभग 40% पूरे दुनिया भर में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो यहां पर हम लोग को देखने को मिला है ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन पे। और साउथ एशिया में भी लगभग सेम ही है, ये 9.5 मिलियन हम लोग को देखने को मिला है। और कोरोना वायरस जब आया तो उसके बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि लोगों ने जब डिस्प्लेस किया, यानी कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह गए, कई सारे लोग जो है वो कैंप्स वगैरह में सेटल थे, कैंप्स में रुके हुए थे। यानी कि आपने देखा होगा कई सारे जो रेफ्यूजीज वगैरह होते हैं उनको असाइलम देने के लिए कैंप्स उनके लिए बनवाए जाते हैं, राइट। बट अभी क्या हो रहा है, कैंप्स ओवर क्राउड हो गए, राइट। और कोरोना वायरस में हम लोग को जो है वो ओवर क्राउडिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। बट यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो ये बड़ी स्थिति जो है वो रेफ्यूजीज के लिए काफी खराब हो गई। यानी कि जिन लोग के पास घर बार नहीं है, किसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, तो उन लोग के लिए बहुत बुरी स्थिति जो है वो हो गई है इस कोरोना वायरस के चलते। तो कोरोना वायरस ने स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर जो है वो सीवियर जो है वो बना दिया है, राइट। और कहा गया है कि रिस्क जो है वो हम लोग को डिस्प्लेस चिल्ड्रन का इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। जैसे कि बच्चे जब डिस्प्लेस होता है, यानी कि एक बच्चा जो है वो अगर अपने स्थान को छोड़कर कहीं और सेटल होता है तो उस बच्चे को कई सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि उसको चाइल्ड लेबर पे लगा दिया जाता है, बच्चों की मैरिज करा दी जाती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। बच्चों से फोर्सफुली भीख मंगवाया जाता है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो जब बच्चा जब डिस्प्लेस होता है तो उसके रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट के चलते बच्चे जो है वो ह्यूज नंबर में डिस्प्लेस हुए हैं। और कहा जा रहा है ये भी है कि सब सहारन अफ्रीका में भी यही हाल है, राइट, बच्चों का। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर सच थिंग्स, बस आपको एक जनरल आइडिया इससे रिलेटेड होना चाहिए। मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर मैंने आपको हमेशा समझाया कि फिगर्स आपको कभी नहीं लिखना है मेंस के अंदर, राइट। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि देखो अगर आप लिख भी रहे हो तो आप अप्रॉक्स उसके आगे लिखो, राइट, और उसके आसपास का फिगर रखना। क्योंकि देखो क्या होता है, कभी कभार लोग जो है, जैसे कि यहाँ पर 33 मिलियन लिखा है, अब मान लिया मैंने कि आपने रट लिया, बट उस एग्जामिनेशन के दिन प्रेशर में आपको जो है वो 33 मिलियन की जगह आपको याद नहीं आ रहा, आपने 43 मिलियन लिख दिया, राइट। और इस प्रकार के आपने फिगर्स लिखे अपने आंसर के अंदर,
तो अब क्या होगा, एग्जामिनर ने अगर गूगल कर लिया उस फिगर को, और वैसे तो एग्जामिनर काफी ज्यादा जो टैलेंटेड लोग होते हैं तो इनको ऑलरेडी पता होता है कि आंसर में जो है वो बच्चे क्या क्या लिखने वाले हैं, तो वो जो है वो आपके फिगर को देखकर उनको पता लग जाएगा कि यार ये आप तुक्काबाजी कर रहे हो, और फिर आपके रेस्ट ऑफ द आंसर में भी वो अपना एक ओपिनियन बना लेंगे कि आप अपने आंसर्स में तुक्केबाजी कर रहे हो, तो आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए थोड़ी सी वाली गलती जो है वो कभी मत करो। अभी भी आंसर राइटिंग जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें भी इस प्रकार की फिगर्स की गलती मत करो, ऑलमोस्ट या अप्रॉक्स इस प्रकार की चीजें मेंशन किया करो बस आप, ठीक है। बट अगर आप हर कुछ फिगर नहीं लिखना है, अगर आपको ऑलरेडी पता है फिगर के बारे में तो लिखो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेचुरल डिजास्टर के कारण बहुत ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस, राइट। तो ऐसी चीजें आप जनरल स्टेटमेंट जो है वो मेंशन करिएगा, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट अच्छे भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए इंडिया और उसके नेबर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर 50 लाख के आसपास लोग हम लोग को देखने को मिले, यानी कि 50 लाख से ज्यादा, बल्कि मान के चलो 80 लाख के आसपास इंडिया के अंदर जो कि इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, राइट। और साथ ही साथ किसके चलते, नेचुरल डिजास्टर के चलते, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि हम लोग क्या कर्नाटका जैसी स्टेट में हम लोग को बहुत बुरा हालत जो है वो देखने को मिली थी, बिहार जैसी स्टेट में बहुत बुरी हालत देखने को मिली थी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तो हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को ऑलरेडी मिली है 2019 में, तो ये चीज यहां पर बताएगी। इसके अलावा फिलीपींस, बांग्लादेश, चाइना के भी यही हाल है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें उसके मामले में तो। इसके अलावा इंडिया, फिलीपींस, बांग्लादेश और चाइना, ये 4 कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है जहां पर पूरे दुनिया भर में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका 69% इन 4 कंट्रीज में हुआ है, जो कि ह्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये इंडिया और चाइना है तो ऑब्वियस ही बात है कि पॉपुलेशन यहां पर हम लोग को ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इतना ह्यूज डिस्प्लेसमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है, राइट। तो ये वाली चीज थी पूरे ओवरऑल इस टॉपिक से रिलेटेड, यूनिसेफ की इस रिपोर्ट से रिलेटेड। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अभी रुकिएगा, यहां पर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, इस टॉपिक को भी अभी आपको पढ़ना है, राइट। क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने भी कुछ दिनों पहले ही 2 मई को कवर कराया हुआ है आप लोगों के लिए, और ये यहाँ पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, तो जो मैंने भी आपको यहाँ पर पढ़ाया है वही सेम काफी सारी चीजें इस रिपोर्ट में भी मौजूद है। तो इसलिए मैंने आप लोग को बोला था कि अभी आप मत लिखो, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो फिगर्स लिखे हुए हैं और यहां पर जो फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे ये इंडिया पर्सपेक्टिव से, स्पेशली आपको इंटरनल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड काफी अच्छे फिगर्स भी देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार, जिन लोगों ने इस टॉपिक को नहीं देखा है वो एक बार जाकर देख लीजिएगा। और मैंने अभी आप लोग के लिए जो है वो यहाँ पर QR कोड भी मेंशन कर दिया है, आपने अपने मोबाइल कैमरे को निकालिएगा और मोबाइल कैमरे के सामने मतलब ओपन करिएगा कैमरे को और इस QR कोड के सामने ले आइएगा, तो आपको जो है वो स्कैन कर लेगा ये आपका मोबाइल और आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस लिंक पे, या फिर लिंक भी आप लोग के लिए यहाँ पर मौजूद की हुई है मैंने। और जिन लोग को फाइंड आउट करना है तो ओनली करंट अफेयर का हमारा चैनल है, वहां पर जाइए आप, 2 मई के लेक्चर पे जाइएगा। 2 मिनट 2 सेकंड का पहला टॉपिक था ग्रिड 2020 का, इसको एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और रेगुलर व्यूअर्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए गाइस यहां पर बताया जा रहा है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, इन दोनों बॉडी ने मिलकर एक आइडियाथॉन जो है वो लॉन्च किया है, आइडियाथॉन ऑन द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। तो सिंपल ये क्या है, ये बस आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उस बीच अब विचार किया जाएगा कि नदियों को कैसे मैनेज करना है, रिवर को कैसे मैनेज करना है, उस पर यहां पर विचार किया जाएगा, उस पर यहां पर वेरियस आइडियाज जो है वो एक्सप्लोर किए जाएंगे। तो इस पर यहां पर एक आइडियाथॉन अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि ये चीज डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी, आपसे क्या पूछा जाएगा वो मैं भी आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। बट बिफोर दैट ये आप गंगा डॉल्फिन भी देख लो एक बार, क्योंकि अभी अभी गंगा डॉल्फिन दोबारा निकलना शुरू हो गई और आप जानते हो कि कोरोना वायरस का कितना पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोग को एनवायरमेंट में देखने को मिल रहा है। तो देखिए चलिए नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, मुझे नीचे कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स लिखकर बताओ कि किस प्रकार से पॉजिटिव इंपैक्ट अब हम लोग को कोरोना वायरस का देखने को मिला है, पॉजिटिव इंपैक्ट। तो ये जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। अब देखो गंगेस डॉल्फिन की बात करें गाइस तो इसको गंगेस रिवर डॉल्फिन कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। और कहा जाता है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्नालफुली सांगू रिवर सिस्टम पर ये हम लोग को देखने को मिलती है, गंगा नदी, ठीक है, कर्नाफुली सांगू रिवर सिस्टम पर। और ये कहां पर है, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर ये डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन, ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और हाँ, ये ब्लाइंड होती है, इनको दिखाई नहीं देता इन डॉल्फिन को, तो ये वाली चीज भी आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका जरा फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी, तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपके सामने है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फटाफट मेरे एक्सप्लेन करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है बोल रहा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर आती है, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। बट पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जल शक्ति मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है जिसके अंदर ये आती है। और
जल शक्ति मिनिस्ट्री एग्जैक्टली इन दोनों मिनिस्ट्री को ही मर्ज करके बनाई गई है। तो आज की डेट में ये दोनों मिनिस्ट्री अगर लिखी रहे तो वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि जल शक्ति मिनिस्ट्री अब आ चुकी है इन दोनों मिनिस्ट्री की जगह पर, राइट। तो ये आप जो है वो मतलब जैसे देखो इनडायरेक्टली तो ये दोनों मिनिस्ट्री के अंडर ही है, बट ये दोनों मिनिस्ट्री अब खत्म हो चुकी हैं। तो इसलिए आज की डेट में आप इस मिनिस्ट्री का अगर कोई टॉपिक आता है तो उसमें आप जल शक्ति मिनिस्ट्री मेंशन करेंगे, क्योंकि आज की डेट में करंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री ही पूरी चीज जो है वो मैनेज कर रही है। इससे रिलेटेड वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रेजुवेनेशन से रिलेटेड, वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड, है ना। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड से देखें तो पहला स्टेटमेंट जहां जहां पे लिखा है वो गलत है, तो हमारे दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फिर टू या फिर नन। तो अभी से एलिमिनेशन मेथड भी प्रैक्टिस किया करो, आप एक बार नजर मार लिया करो। अब देखो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या इसका एम बता रहा है कि एनएमसीजी का एम क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का एम क्या है। तो क्लीन गंगा नाम से समझ में आ रहा है कि गंगा को क्लीन करने से रिलेटेड है ये, राइट। तो गंगा का रेजुविनेशन करने से रिलेटेड है ये, और इसका फोकस ये हम लोग को देखने को मिलता है कि गंगा नदी के अंदर इकोलॉजिकल फ्लो जो है वो मिनिमम रहे, उस चीज को पर ये फोकस करती है। इकोलॉजिकल फ्लो क्या होता है, जो बहाव होता है गंगा नदी का, अब ऐसा बहाव जिससे कि गंगा नदी को कोई डैमेज ना हो, राइट, उसकी इकोलॉजी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये इस चीज पर ये फोकस करती है। इसके अलावा इसका एक और टारगेट रहता है कि गंगा नदी की वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो, और साथ ही साथ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गंगा नदी का हम लोग को देखने को मिले। तो इस पर इसका टारगेट होता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, टू ओनली, ठीक है। अब देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की यहां पर बात हो रही है, तो ये क्या है गाइस, तो ये एक इंस्टीट्यूट है, नाम से मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट किसका है, अर्बन अफेयर्स का ये इंस्टीट्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है। शहरी मामलों का एक इंस्टीट्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च होती है, ट्रेनिंग होती है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हम लोग को इस मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर देखने को मिलता है। किसके ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के ऊपर, राइट, यानी कि शहरी मामलों के ऊपर जितने भी, यानी कि उसके मैनेजमेंट को लेकर, उसके विकास को लेकर, प्रबंधन को लेकर, तो इस पर जो है वो यहाँ पर रिसर्च, ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और ये इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है ये, और 1976 में एस्टैब्लिश हुई थी एज एन ऑटोनॉमस बॉडी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। तो ये वाली चीज भी आपको इन जनरल जो है वो पता होनी चाहिए बस। अब बात करेंगे यूवी ब्लास्टर के बारे में, अल्ट्रावायलेट ब्लास्टर के बारे में। तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर, ये ब्लास्टर जो है इसको डिसइंफेक्शन टॉवर कहा जाता है, तो ये इन्होंने लॉन्च किया है, डीआरडीओ के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और साथ ही साथ इसको डिजाइन और डेवलप किया है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, लेस्टेक के द्वारा। और लेस्टेक बेसिकली एक हम लोग को डीआरडीओ की ही एक लैब हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और दिल्ली में ये लैब हम लोग को देखने को मिलती है, एक प्रीमियर लैब है दिल्ली के अंदर, डीआरडीओ की ही लैब है ये लेस्टेक। और साथ ही साथ इन्होंने न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम के अंदर एक कंपनी है, तो उसकी हेल्प से जो है ये पूरी चीज डिजाइन करी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अल्ट्रावायलेट ब्लास्टर, ये डिजाइन किया गया है। तो ये किस लिए डिजाइन किया गया है, तो ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। आज की डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने काफी सारी टेक्नोलॉजीज को डिस्कस किया था, माइक्रोवेव को भी रिसेंट पास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो वैसे ही है ये क्या करेगा, जैसे कि एक मतलब मान के चलो कि हॉस्पिटल्स होते हैं और जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, तो वहां पर ये अल्ट्रावायलेट जो ब्लास्टर है ये बेसिकली उसके आसपास के एरियाज को डिसइंफेक्ट कर देगा, यानी कि एक जगह पे रखा रहेगा और डिसइंफेक्ट कर देगा। जैसे कि हम लोग जो ऑल आउट लगाते हैं घर में मच्छरों को मारने के लिए, तो ऑल आउट एक जगह पे लगा रहता है और वो क्या करता है, वो पूरे रूम में हमारे मच्छरों को मार देता है वो, राइट। तो ये वैसे ही कोरोना वायरस या फिर किसी भी प्रकार का वायरस वगैरह होगा एनवायरमेंट में, एक जगह के, एक रूम के, तो उस एनवायरमेंट को जो है ये क्लीन कर देगा, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। बट हाँ, ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में जो है ये अगर आता है तो ह्यूमंस के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की बात हो रही है। और अल्ट्रावायलेट रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, स्किन कैंसर के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, और वेरियस स्किन डिजीजेस के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ये अल्ट्रावायलेट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन से इसको थोड़ा सा दूर रखना है, बट ये सिर्फ ऑपरेट कब करेगा, जब एक रूम के अंदर ह्यूमन नहीं होंगे, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये बस इन जनरल आप याद रखो, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं पूछा जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो ऑपरेशन समुद्र सेतु से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखो इंडियन नेवी ने ये समुद्र सेतु ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है। किस पर्पस के लिए लॉन्च किया है, कि हमारे जो ओवरसीज यानी कि विदेशों में जो हमारे सिटीजन फंसे हुए हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए। और इसका जो फेज 1 जो है वो शुरू हो रहा है मालदीव से। तो मालदीव में जो भी इंडियंस फंसे हुए हैं वहां से इंडियंस को निकालकर वापस इंडिया लाया जाएगा। अब मालदीव की लोकेशन आप देख लो एक बार, इंडिया के हम लोग को साउथ वेस्ट में देखने को मिलती है मालदीव्स की लोकेशन। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मालदीव्स की लोकेशन कहां पर है, साउथ में है क्या, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि साउथ में तो कोई कंट्री है ही नहीं, इंडिया के दूर दूर तक नहीं। आप देखो पूरे इंडियन ओशन में कोई कंट्री नहीं है साउथ में इंडिया के, बट साउथ वेस्ट में हम लोग को मालदीव्स देखने को मिलती है, और साउथ ईस्ट में फिर हम लोग को
श्रीलंका देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी एक आइडिया होना चाहिए। बट अगर साउथ की बात करें तो कोई नहीं होती, ये चीज क्लियर रखो, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि साउथ में कौन सी कंट्री, और अगर मालदीव्स लिखा होगा तो आप उसको मार्क कर दोगे तो वो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकली ये साउथ में नहीं है, साउथ वेस्ट में हम लोग को देखने को मिलती है इंडिया से, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। तो ये मालदीव्स की लोकेशन है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में। तो कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के पेशेंट जो है उनकी मौत साइलेंट हाइपोक्सिया के चलते हो रही है। तो ये हाइपोक्सिया क्या होता है, सिंपल याद रखना, अगर इंडिविजुअल की बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो जब कम हो जाता है, जब एक इंडिविजुअल की बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड तक नहीं पहुंच पाता या वेरियस उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और ये पूरी बॉडी को भी इनफेक्ट अफेक्ट कर सकता है या फिर बॉडी के किसी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। और देखिए हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का काम किसका होता है, ब्लड का हम लोग को देखने को मिलता है कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन लेकर जाता है, बट यहाँ पर ब्लड को ही ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाता। तो ये बड़ा एक इशू आता है। तो एक ऐसी कंडीशन जहां पर बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि जो भी कोरोना वायरस का पेशेंट है उसको वेंटिलेटर पे रख दिया जाता है, क्योंकि उसको सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है, राइट। तो वो इसी कारण से होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता, तो ये बड़ी डिफिकल्टी जो है वो उसकी बॉडी में होने लगती है और इसलिए वो फिर हांफने लगते हैं, राइट। तो ये एक इंडिविजुअल की किसी भी मतलब बॉडी के किसी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है या फिर पूरी बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये वाली चीज हम लोग को हाइपोक्सिया की देखने को मिलती है। अब फटाक से वीडियो को पॉज करिए और ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है इसका आंसर जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए फटाफट। तो देखिए गाइस, यहां पर सबसे पहली चीज, तो जिन लोगों ने नोट नहीं किया होगा, सबसे पहली चीज कि यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो उनका आंसर पहले ही गलत हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो ऊपर से पढ़ो, स्टेटमेंट को फटाफट देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। लोग बाग क्या सोचते हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है वो ये पूछता है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, राइट। तो यहां पर इनकरेक्ट की बात हो रही है। तो यहां पर क्या बताया गया पहले स्टेटमेंट में कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो क्या एक डायरेक्ट टैक्स है, तो बिल्कुल गलत, पहले ही गलत हम लोग को समझ में आ रहा है। एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होती है, राइट। और ये गवर्नमेंट जो है वो मतलब इंपोज करती है किसके ऊपर, जो भी गुड्स हैं जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके ऊपर इंपोज की जाती है एक्साइज ड्यूटी, और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट हमारे लिए ये सही होगा, राइट, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, राइट। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट, अल्कोहल किसके अंदर आती है, तो ये जीएसटी के अंदर नहीं आती है अल्कोहल, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, हमारे लिए ये सही है। और तीसरा जो है वो बताया जा रहा है कि जीएसटी जो लिकर पर लगाई जाती है, पहली बात तो लिकर पर एक्साइज ड्यूटी लगती है ना कि जीएसटी, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बट इसमें दूसरा पार्ट भी आप देखो तो दूसरा पार्ट भी गलत है कि ये जो है वो किस पे लागू होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंपोज करती है ये एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि सेंटर जो है वो एक्साइज ड्यूटी इंपोज नहीं करता है, एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इंपोज करती है। और अभी अभी आप जानते हो कि अल्कोहल की बिक्री हुई है, हम लोग को देखने को मिला है। अच्छा एक सेकंड, ये टॉपिक न्यूज में आया था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 होगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब बात हो रही है आर्कटिका एम सैटेलाइट के बारे में। तो क्वेश्चन बन सकता है आर्कटिका एम सैटेलाइट जो है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि इसके नाम से जन्म आ रहा है हालांकि कि आर्टिक जो ओशियन है उसके ऊपर जाकर मंडराएगी और उसके क्लाइमेट को और उसके एनवायरमेंट को जो है वो मॉनिटर करेगी। और ये सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा, रशिया लॉन्च करेगी। तो ये चीज आपको थोड़ी सी इसके बारे में क्लियर होनी चाहिए कि ये किसकी सैटेलाइट है, रशिया की, और आने वाले यानी कि इस साल के एंड तक बता रही है रशिया की वो इस सैटेलाइट को लॉन्च कर देगी और आर्टिक जो ओशियन है उसके ऊपर जाकर उसके क्लाइमेट को और उसके एनवायरमेंट को ये मॉनिटर करेगी। तो ये चीज आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात हो रही है गरुड़ के बारे में। गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, और ये पोर्टल है, एक वेबसाइट गरुड़ की हम लोग को देखने को मिल रही है। वेबसाइट लॉन्च करी है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। इस वेबसाइट में स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट फटाफट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लें या फिर एग्जेम्पशन जो है वो सीक कर लें ड्रोन ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि आप जानते हो इस कोरोना वायरस के चलते ड्रोन उड़ाने की बात की जा रही है। और अभी आपको याद आ रहा होगा हम लोगों ने एक ड्रोन के ऊपर भी जो है वो चर्चा करी थी, आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले हमने बात करी थी कोरोना किलर 100 के बारे में, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, राइट। कि यहां पर ड्रोन्स के माध्यम से अनमैन्ड एरियल व्हीकल के माध्यम से जो है वो ड्रोन्स उड़ाकर जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है बिल्डिंग्स को, हॉस्पिटल्स को, पब्लिक प्लेसेस को, राइट। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कोरोना वायरस के चलते जो ड्रोन्स वगैरह जो उड़ाएंगी उसके लिए उनको सेंट्रल से डायरेक्ट जो है वो एग्जेम्पशन मिल जाए।
तो इसको लेकर एक वेबसाइट जो है वो बनाई है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ड्रोन जो है वो हर कहीं उड़ाया नहीं जा सकता, ड्रोन उड़ाने के लिए बैन हम लोग को देखने को मिलता है, बट यहाँ पर अभी कोरोना वायरस की महामारी की स्थिति, इमरजेंसी की स्थिति देखने को मिल रही है। तो इस दौरान एक वेबसाइट बना दी गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजीज की मदद से जो है वो कोरोना वायरस को खत्म करने का काम करें, यानी कि एरियाज को डिसइंफेक्ट करने का काम करें। ठीक है, बस यही थे, बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। एंड पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। पहला टॉपिक है मनरेगा का, मनरेगा पढ़िए आप, और मैं पढ़ा भी चुका हूं हालांकि, और दूसरा टॉपिक भी पढ़ा चुका हूं, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना की बात हो रही है। तो ये दो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और होमवर्क करने से पहले ये नोटिस इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना, फिर होमवर्क करना आप। और अगर आप चाहो तो हमारे स्टडी ग्रुप में भी आप इसको जो है वो सेंड कर सकते हो, आपके होमवर्क को फोटो खींच के, राइट। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ये फोटो खींचो और सेंड करो, बट उसमें आप मुझे जरूर टैग कर देना @study4civilservices_कमलाक्ष लिख के, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि आपका होमवर्क जो है वो आ गया है इस स्टडी ग्रुप के अंदर। ठीक है, और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम्स को भी अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।